आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में अंतर लिखिए। तो आइए पहले हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंग होती क्या है और इनमें किस किस गुण में अंतर पाया जाता है। तो आइए पहले इन चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें और ध्वनि तरंगें होती क्या है। तब इन चित्रों के माध्यम से हमें अंतर समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि पहले चित्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों को दर्शाया गया है और इस दूसरे चित्र में ध्वनि तरंगों को दर्शाया गया है। तो जैसे कि हमें दिख रही है कि विद्युत चुंबकीय के जो कण है इनकी दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, यानी कि यह तरंग संचरण की दिशा है जो आगे की ओर बढ़ रही है और इनकी दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। इसी प्रकार जब हम ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंगों के जो कण होते हैं इनकी दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर है। तो इस चित्र के माध्यम से हम यह बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात वो अपनी गति को बिना माध्यम से भी प्राप्त कर पाती है। इसी प्रकार अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग का रूप होता है। यह ऐसी तरंग होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में की बात करें तो यह तरंग किसी फोटॉनों की आवेश के गति के कारण होती है, यानी कि फोटॉन जब अपनी गति को प्राप्त करता है तो वह तीन क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक विकिरण यानी तरंग संचरण की दिशा का क्षेत्र, दूसरा विद्युत क्षेत्र और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यह तीनों सममित रूप से फोटॉनों के द्वारा एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अर्थात ये एक प्रकार की उदासीन तरंग है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। और इससे हमें यह पता चलता है कि इस कारण इस तरंग को किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि ध्वनि तरंग की अगर हम बात करें तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग का रूप होता है, यानी कि एक ऐसी तरंग जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि इन कणों के द्वारा हम देखते हैं कि माध्यम कैसे प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए पहले कण है अपने दूर दूर की स्थिति में उपस्थित है, तो यह किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और अपने पास पास की स्थिति में आ जाते हैं और पास पास की स्थिति में आने के पश्चात इनके मध्य कंपन होता है और कंपन होने के पश्चात यह वापस एक दूसरे से दूर दूर में हो जाते हैं। तो जब ये आपस में टकराते हैं, कंपन प्राप्त करते हैं तो एक माध्यम बनाते हैं। इसी प्रकार इनके आगे के लगातार जो कण होते हैं ऐसे एक दूसरे के साथ टकरा कर कंपन पैदा करेंगे और एक माध्यम प्राप्त करते हैं जिससे यह तरंग गति प्राप्त कर पाती है। जबकि हमें इस विद्युत चुंबकीय तरंग के क्षेत्र में पता चल रहा है कि ये जो तरंग के जो कण है यानी कि ये अपनी ही स्थिति में रहकर या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, अर्थात अपना माध्यम नहीं बदलते हैं या अपना स्थान नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार हम विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्वनि तरंग यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप को पहचान सकते हैं। अब आइए इसमें हम अंतर को देखते हैं कि ध्वनि तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो पहला अंतर दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। जैसे कि हमने जाना विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग का तात्पर्य एक ऐसी तरंग जिसे किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अनुप्रस्थ तरंग के जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। जैसे कि चित्र में पता चल रहा है ऊपर नीचे इनके कण एक ही स्थान में रहकर गति कर रहे हैं, तो इस प्रकार के तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। इसी प्रकार ध्वनि तरंग को हम देखते हैं, ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंग क्यों होती है? क्योंकि हमने जाना इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इनके जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं, इस कारण इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। दूसरा दिया गया है ये तरंगे ध्रुवों की घटना को प्रदर्शित करती है और ध्वनि तरंगे जो है ध्रुवों की घटना को प्रदर्शित नहीं करती। तो आइए हम ध्रुवों की घटना को समझते हैं कि ध्रुवों की घटना होती क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है इनकी दिशा चारों ओर होती है, यानी कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगी, अर्थात हम बोल सकते हैं ये चारों दिशा में कंपन करते हैं। तो जब इन्हें विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो इस क्रिस्टल में खिड़की नुमा आकृति होती है। तो जब विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो यह तरंग हमें केवल एक ही दिशा में कंपन करती हुई प्राप्त होती है, अर्थात इनकी तीव्रता बहुत ही कम हो जाती है किसी विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारने पर। तो इस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। लेकिन जैसे कि चित्र के माध्यम से पता चल रहा है कि अगर हम ध्वनि तरंगों की बात करते हैं तो ध्वनि तरंगे के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत न होकर समांतर होते हैं। तो जब हम ध्वनि तरंगों को किसी विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारेंगे तो हमें जो नई तरंगे प्राप्त होगी वह भी एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगी होगी, यानी कि इसमें किसी प्रकार की प्रकृति का कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात
तो हम बोल सकते हैं कि जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुप्रस्थ यानी कि ध्रुवं की घटना को प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि इसमें अनुप्रस्थ के गुण नहीं पाए जाते। तीसरा दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे, यह तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती है। अर्थात निर्वात में गति के तात्पर्य ऐसा माध्यम जहाँ पर किसी प्रकार के कण की उपस्थिति नहीं हो, उस माध्यम को निर्वात कहते हैं। जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से जाना क्यों निर्वात में गति कर सकती है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं एक ही स्थान में रहकर कंपन करते हैं, इस कारण इन्हें अनुप्रस्थ तरंगों का रूप कहा जाता है। अब ध्वनि तरंगों के रूप में देखते हैं तो ये तरंगे निर्वात में गति नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये अनुधारी तरंग है और इन्हें किसी माध्यम में गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा अंतर है इनकी चाल बहुत ही अधिक होती है, अर्थात प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो लगभग अगर इनके प्रकाश में निर्वात में चाल की बात करें इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, तो निर्वात में इनकी चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब ये इतने तीव्र वेग से गति करती है। जबकि जो ध्वनि तरंगे होती है इनकी चाल अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। किनकी अपेक्षाकृत? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। अर्थात अगर इनकी चाल देखें तो हवा में यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी जो चाल होती है लगभग 320 मीटर प्रति सेकंड होती है। 320 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यह मुख्य अंतर था विद्युत चुंबकीय और ध्वनि तरंगों में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।